अगर मैं कहूं कि आज हमने अपने काम में जो भी मेहनत की है उसमें से 80% मेहनत पूरी तरह से बर्बाद गई है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही निराशाजनक बात हो गई। हाँ, मतलब सोचिए ना, दिन भर की इतनी थकान, वो सारी भागदौड़, और असल में जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ हमारी 20% कोशिशों का ही नतीजा है। बिल्कुल। और ये बात पचने में इसलिए मुश्किल है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दुनिया 50-50 के बैलेंस पर चलती है। वही तो, मतलब जितनी मेहनत करेंगे ठीक उतना ही फल मिलेगा, एक तराजू की तरह जहां दोनों पल्ले हमेशा एकदम बराबर होते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही आरामदायक विचार है। इंसान का दिमाग हमेशा चाहता है कि चीजें स्पष्ट हों, सुव्यवस्थित हों। हम इस सिमेट्रिकल थिंकिंग में जीना पसंद करते हैं जहाँ कारण और परिणाम का सीधा गणित हो। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब हम रिचर्ड कोच की किताब द 80-20 प्रिंसिपल और इससे जुड़े रिसर्च को खंगालते हैं तो वो 50-50 वाला तराजू पूरी तरह से टूट जाता है। एकदम सही कहा। इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन यही समझना है कि दुनिया 50-50 नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब असंतुलन पर काम करती है। कम मेहनत में ज्यादा हासिल करने का रहस्य यहीं छिपा है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई नया मैनेजमेंट का ट्रेंड या कोई जादुई फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे सदियों से अर्थशास्त्र, प्रकृति और इंसानी व्यवहार में लगातार देखा जा रहा है। असल में ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से असंतुलित है। मतलब ये असंतुलन हमारे घर में भी है, क्योंकि रिचर्ड कोच कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। जैसे जरा घर के कालीनों या कारपेट्स के बारे में ही सोचिए। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है ना? घर के कालीनों के केवल 20% हिस्से पर ही 80% टूट फूट होती है, क्योंकि हम घर में कुछ गिने चुने रास्तों पर ही सबसे ज्यादा चलते हैं, जैसे सोफे से लेकर फ्रिज तक। बिल्कुल। और हमारी कपड़ों की अलमारी का भी तो यही हाल है। हम सब हमेशा शिकायत करते हैं कि पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, जबकि अलमारी पूरी कपड़ों से भरी होती है। अरे हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। असल में हम अपनी 20% पसंदीदा कपड़े ही 80% समय पहनते हैं। बाकी के 80% कपड़े बस अलमारी में जगह घेरते हैं। हाँ, वो जैकेट जो मैंने पिछले 2 साल से नहीं पहनी, लेकिन उसे फेंकने का मन भी नहीं करता। खैर, ये तो इंसानी आदतें हो गई। लेकिन मशीनों में भी यही नियम लागू होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक सामान्य पेट्रोल या डीजल गाड़ी के इंजन को ही ले लीजिए। उसमें दहन प्रक्रिया में, मतलब कंबशन में, 80% ऊर्जा सिर्फ गर्मी और आवाज में बर्बाद हो जाती है। सच में? 80%? हाँ, केवल 20% ऊर्जा ही असल में पहियों तक पहुंच पाती है और गाड़ी को आगे बढ़ाती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम संचार या भाषा को देखें? भाषा में तो ये और भी साफ दिखता है। सर आइजैक पिटमैन, जिन्होंने शॉर्टहैंड का आविष्कार किया था, उन्होंने एक कमाल की बात नोटिस की। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पाया कि हमारी आम बातचीत का लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ 700 शब्दों से बना है। मतलब एक डिक्शनरी में लाखों शब्द होते हैं, लेकिन हम 80% समय उन शब्दों के 1% से भी कम हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, यही वजह है कि नई भाषा सीखना उतना मुश्किल नहीं होता अगर सिर्फ उन 20% शब्दों पर फोकस किया जाए। एकदम सही। और सिनेमा में भी यही होता है। एक स्टडी में देखा गया कि केवल 1.3% फिल्मों ने 80% बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कमाया। 1.3%? ये तो 80-20 से भी ज्यादा एक्सट्रीम है। ये तो लगभग 81 का नियम बन गया। हाँ बिल्कुल, ये पैटर्न हर जगह मौजूद है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे सबसे पहले पहचाना किसने? किसी ने तो इस डेटा को देखकर सोचा होगा कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हाँ, और वो व्यक्ति थे विल्फ्रेडो परेटो। वो एक इतालवी अर्थशास्त्री थे। 1897 में वे 19वीं सदी के इंग्लैंड में संपत्ति और आय के बंटवारे का अध्ययन कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि अधिकांश संपत्ति एक बहुत छोटे अल्पसंख्यक वर्ग के पास थी। मतलब अमीर लोग और अमीर थे। लेकिन ये तो हमेशा से होता आया है। इसमें नया क्या था? नया ये था कि ये कोई रैंडम संयोग नहीं था। परेटो ने खोजा कि ये एक गणितीय रूप से सटीक और भविष्यवाणी करने योग्य असंतुलन था। मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला था इसके पीछे? हाँ, उन्होंने देखा कि अगर 20% लोगों के पास 80% संपत्ति है, तो उसी गणितीय अनुपात में 10% लोगों के पास 65% संपत्ति होगी। और उन्होंने अलग अलग देशों और समय के आंकड़े देखे तो उन्हें बार बार बिल्कुल यही पैटर्न मिला। लेकिन रुकिए, अगर मैं इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ूं, जैसे कॉलेज के दिनों में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट होता था। हाँ, उसमें क्या होता था? 5 लोगों का ग्रुप है, लेकिन असल में 80% काम सिर्फ 1 या 2 लोग ही करते थे। बाकी के 3 लोग बस फाइनल प्रेजेंटेशन में अपना नाम लिखवाते थे। हाँ, तो क्या पारेटो समझ गए थे कि ये मानवीय व्यवहार का भी हिस्सा है?
ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, लेकिन नहीं, पारेतो खुद इसे अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे। उन्होंने इसे सिर्फ संपत्ति तक सीमित रखा और फिर वे समाजशास्त्र के अन्य सिद्धांतों में उलझ गए। ओह, तो ये सिद्धांत वहीं दब गया। हाँ, लगभग एक पूरी पीढ़ी तक ये इतिहास के पन्नों में दबा रहा। इसे असली पहचान तब मिली जब 20वीं सदी के कुछ नए विचारकों ने इसे फिर से खोजा। और यहीं से ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि उन पायनियर्स ने ही आधुनिक दुनिया का निर्माण किया। जैसे 1949 में हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉर्ज के जिफ। बिल्कुल, जिफ ने न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने 1931 के फिलाडेल्फिया के मैरिज लाइसेंस का डेटा देखा था और पाया कि 70% शादियां उन लोगों के बीच हुईं जो एक दूसरे से सिर्फ 30% दूरी के दायरे में रहते थे। हाँ, मतलब प्यार भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितनी दूर जाना पड़ेगा। जिफ का कहना था कि संसाधन हमेशा खुद को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं जिससे काम कम से कम करना पड़े। और इसी सिद्धांत ने बिखरी हुई डेस्क या मेसी डेस्क को भी सही ठहराया था, है ना? बिल्कुल, जो चीजें हम बार बार इस्तेमाल करते वे स्वाभाविक रूप से हमारे करीब आ जाती हैं, जैसे आज के समय में हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन। हाँ, फोन में चाहे 100 ऐप्स हों, लेकिन 80% समय हम सिर्फ 3 या 4 ऐप्स पर ही बिताते हैं। एकदम सही। और फिर आते हैं जोसेफ जुरान। उन्होंने इस सिद्धांत से पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया को ही बदल कर रख दिया। जुरान का वो रूल ऑफ द वाइटल फ्यू वाला नियम। हाँ, 1951 में जुरान ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में सारी कमियां बराबर नहीं होती। 20% कमियां ही 80% समस्याएं पैदा करती हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जुरान एक अमेरिकन इंजीनियर थे, फिर भी अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ऐसा क्यों? कोई इतने बड़े जीनियस को क्यों नकारेगा? इसे समझने के लिए हमें उस समय के अमेरिका को देखना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका मास प्रोडक्शन कर रहा था। जुरान का विचार मानव स्वभाव के विपरीत था। मतलब काउंटर इंट्यूटिव था? बिल्कुल। अमेरिकी मैनेजमेंट सोचता था कि हर समस्या को बराबर महत्व देना चाहिए। वे सभी कमियों को एक साथ सुलझाना चाहते थे, जबकि जुरान कह रहे थे कि पहले सिर्फ उन 20% महत्वपूर्ण कमियों पर फोकस करो जो मशीन को सबसे ज्यादा रोक रही हैं। और जब अमेरिका ने उनकी नहीं सुनी तो जुरान जापान चले गए? हाँ, और जापान ने उनकी बात मानी। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल में इस सिद्धांत का उपयोग किया। नतीजा ये हुआ कि जापानी उत्पाद पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर हो गए। हाँ, और अमेरिका को अपनी गलती का एहसास 1970 के दशक में जाकर हुआ। और टेक वर्ल्ड में भी तो यही हुआ था ना? बिल्कुल। 1963 में IBM को एहसास हुआ कि उनके कंप्यूटर का 80% समय केवल 20% ऑपरेटिंग कोड को एग्जीक्यूट करने में बीत रहा है। तो उन्होंने सारा फोकस उस 20% कोड को तेज बनाने पे लगा दिया। हाँ, और एप्पल न्यूटन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां 0.01% शब्दावली 50% काम के लिए काफी थी। इसी सोच ने रिस्क सॉफ्टवेयर को जन्म दिया, जिसने 80% बेकार निर्देशों को हटा दिया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम इंसान भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, मशीनें भी? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें विज्ञान के केओस थियरी या अराजकता के सिद्धांत में इसका जवाब मिलता है। केओस थियरी? वो कैसे? ब्रह्मांड कोई सीधी रेखा नहीं है। यहाँ कॉज और इफेक्ट कभी बराबर नहीं होते। ये एक तरह का सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लॉजिक है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लॉजिक काम कैसे करता है? इसे फीडबैक लूप से समझते हैं। एक तालाब की गोल्डफिश का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक तालाब में बिल्कुल एक ही आकार की बहुत सारी मछलियां हैं। ठीक है, सब बराबर है, मतलब 50-50 वाला बैलेंस है। शुरू में हाँ, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि एक या दो मछलियां बाकी मछलियों से बहुत विशाल हो गई हैं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर शुरुआत में कोई एक मछली इत्तेफाक से 1 मिलीमीटर भी बड़ी है तो वो थोड़ा तेज तैर सकती है। तेज तैरने के कारण वो थोड़ा ज्यादा खाना खा सकती है। ओहो, और वो अतिरिक्त खाना उसे और बड़ा और ताकतवर बनाता है? बिल्कुल, ये चक्र लगातार चलता रहता है। वो 1 मिलीमीटर का फायदा समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक मछली पूरे तालाब पर हावी हो जाती है। अमीर और अमीर होते जाते हैं तो शुरुआती बढ़त एक फीडबैक लूप बन जाती है। हाँ, क्योस थ्योरी में इसे सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। जैसे महामारी का फैलना, वायरस एक टिपिंग पॉइंट के बाद विस्फोट की तरफ फैलता है। और घड़ियों का वो ऐतिहासिक उदाहरण तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। हाँ, वो इटली के फ्लोरेंस कैथीड्रल वाली घड़ी। बिल्कुल,
हम आज घड़ियों की सुइयों के दाईं ओर घूमने को क्लॉकवाइज कहते हैं, लेकिन अगर शुरुआती दिनों में 51% घड़ियां उल्टी दिशा में चलती तो आज वही मानक होता। फ्लोरेंस की वो घड़ी 1442 में बनी थी और आज भी उल्टी ही चलती है। सही कहा, प्रकृति में समतुल्यता बहुत अस्थिर होती है। समानता अंततः वर्चस्व में बदल ही जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि हम विज्ञान समझ गए, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? रिचर्ड कोच 2 तरीकों की बात करते हैं, 80-20 एनालिसिस और 80-20 थिंकिंग। इनमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। 80-20 एनालिसिस मात्रात्मक होता है, यानी डेटा पर आधारित। जैसे वो बियर पीने वाले दोस्तों का उदाहरण। बिल्कुल, अगर 100 दोस्तों का समूह है तो चोटी के 20 दोस्त कुल बियर का 70% पी जाते हैं, जबकि नीचे के 20 दोस्त शायद पूरे महीने में सिर्फ 30 ग्लास बियर पीते हैं। तो कंपनी को मार्केटिंग का पैसा उन चोटी के 20% लोगों पर खर्च करना चाहिए, लेकिन जहां डेटा ना हो वहां क्या करें? वहां 80-20 थिंकिंग काम आती है। ये गुणात्मक है, ये गहरी सोच का उपयोग करना है। रिचर्ड कोच ने खुद इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आजमाया था। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाया कि परीक्षा के 80% सवाल केवल 20% विषयों से आते हैं, तो उन्होंने सिर्फ उन 20% पर गहराई से पढ़ाई की। और निवेश में भी तो उन्होंने यही किया था ना? हाँ, अपनी कुल संपत्ति का 20% हिस्सा केवल 3 कंपनियों में लगाया, फाइलोफैक्स, बेल्गो और MSI, और उन्हें 80% से अधिक रिटर्न मिला। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी शंका हो रही है, क्या 80-20 एनालिसिस का आंख मूंद कर पालन करना खतरनाक नहीं हो सकता? वो कैसे? जैसे मेरी एक किताबों की दुकान है, मुझे पता चलता है कि केवल 20% बेस्ट सेलर किताबें ही 80% बिक्री ला रही हैं, तो क्या मुझे बाकी की 80% किताबें हटा देनी चाहिए? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, और लोग यही सीधी रेखा वाली सोच की गलती करते हैं। अगर आप किताबें हटा देंगे तो ग्राहक आना बंद कर देंगे। क्यों? वो किताबें तो वैसे भी कम बिक रही थीं। क्योंकि ग्राहक दुकान में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें रेंज चाहिए, उन्हें विकल्प चाहिए। असली सवाल ये है कि कौन से 20% ग्राहक और कौन सी कोर इन्वेंट्री आपको 80% मुनाफा दे रही है, न कि सिर्फ बेस्ट सेलर किताबें। ओह, समझ गया। तो चलिए इसे व्यापार रणनीति के स्तर पर ले जाते हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्र का परफेक्ट कंपटीशन का सिद्धांत असल दुनिया में काम क्यों नहीं करता? क्योंकि असल दुनिया 80-20 लॉ ऑफ कंपटीशन पर चलती है। हर बाजार में असंतुलन होता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इंक का उदाहरण। उनका प्रोडक्ट ए केवल 3% बिक्री करता था, लेकिन 10% मुनाफा देता था, और प्रोडक्ट ए, बी और सी मिलकर 20% बिक्री करते थे, लेकिन 53% मुनाफा देते थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट जी और एच भारी नुकसान में थे। यही चीज ग्राहकों के साथ भी होती है। हाँ, वो कस्टमर डी वाला मामला, जो 46 मिलियन की बिक्री दे रहा था, लेकिन कंपनी को 2.3 मिलियन का नुकसान करा रहा था। और कस्टमर ए केवल 18 मिलियन की बिक्री पर 7.8 मिलियन का मुनाफा दे रहा था। ये तो ऐसा है जैसे हम किसी पागल कसीनो में आ गए हों, जहां एक रूले टेबल पर जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है और दूसरी पर एकदम कम। बुद्धिमान व्यक्ति तो वही दांव लगाएगा जहां असंतुलन उसके पक्ष में हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर डेटा इतना साफ है तो कंपनियां उन 80% उत्पादों पर समय क्यों बर्बाद कर रही हैं जो नुकसान दे रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों होता है? उत्तर है प्रबंधन की अज्ञानता और बड़े आकार का लालच। कई प्रबंधकों को लगता है कि बड़ी कंपनी होना ही सफलता है। वे अपनी कंपनी के उस हिस्से को काटने से डरते हैं जो काम नहीं कर रहा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सिद्धांत केवल व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा के सही उपयोग के लिए है। हमें औसत दर्जे की चीजों को छोड़कर असाधारण उत्पादकता का जश्न मनाना चाहिए। उस 20% को पहचानना चाहिए जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। बिल्कुल सही। जो काम नहीं कर रहा उसे छोड़ना सीखना होगा। और अब इस चर्चा का अंत एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले विचार के साथ करते हैं। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? ये भी ये सच है कि हमारे जीवन की 80% खुशियां, सफलताएं और अर्थपूर्ण रिश्ते हमारे समय के केवल 20% हिस्से में घटित होते हैं। तो क्या होगा यदि हम एक ऐसा समाज बनाएं जो जानबूझकर उस बाकी 80% खाली समय और व्यर्थ के कामों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दे? क्या हम लगातार पीक खुशी की स्थिति में जी सकते हैं, बिना रुके,
सिर्फ बेहतरीन अनुभव। या फिर क्या वो 80% बोरियत उस 20% खुशी को महसूस करने के लिए जरूरी है? क्या वो कॉन्ट्रास्ट ही जिंदगी का असली मजा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको खुद सोचना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।